नमस्कार। अंग्रेजों की भारत विजय भूमिका। भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से क्रमशः पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, डेनिश और फ्रांसीसी भारत आए। प्रारंभ में ये कंपनियां भारत के राजा रजवाड़ों से किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित कर अदा करके व्यापार हेतु एकाधिकार प्राप्त करती थीं। समय के साथ इन व्यापारिक कंपनियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। भारतीय राजाओं की आपसी ईर्ष्या एवं धन लोलुपता का लाभ उठाकर ये व्यापारिक कंपनियां अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने लगी। 18वीं शताब्दी तक एक ओर जहां मुगल शक्ति प्रायः छिन्न हो चुकी थी, वहीं दूसरी ओर अन्य छोटे छोटे राज्यों में भी किसी केंद्रीय शक्ति का अभाव था। परिणामतः इस स्वर्णिम अवसर का अंग्रेजों ने भरपूर लाभ उठाया और अपने साम्राज्य का बीजारोपण किया। प्रारंभ में यूरोपीय कंपनियों पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के बीच व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से एक चतुर्भुजी संघर्ष हुआ। अंततः इस संघर्ष में अंग्रेजों को सफलता मिली। चतुर्भुजी संघर्ष में सफल होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों क्रमशः बंगाल, मैसूर, मराठा एवं सिख आदि को जीतना प्रारंभ किया। 1857 तक अपनी रणनीति और युद्धों से अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। यूरोपीय कंपनियों के बीच संघर्ष। भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली व डच कंपनियां जहां व्यापारिक व राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में पहले ही परास्त हो गई, वहीं डेनिश कंपनी 1745 तक अपनी सारी संपत्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर भारत से चली गई। अब ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियां ही भारत में प्रमुख व्यापारिक कंपनियां थीं, जिनके पास पर्याप्त व्यापारिक एकाधिकार थे। अतः दोनों कंपनियों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक संघर्ष होना स्वाभाविक था। इन प्रतिस्पर्धाओं के चलते दोनों कंपनियों के मध्य 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस आंग्ल-फ्रांसीसी संघर्ष में अंततः अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748। इस युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध की पृष्ठभूमि यूरोप में दोनों शक्तियों फ्रांस एवं ब्रिटेन के मध्य लड़े गए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से ही तैयार हो गई थी। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी थे, जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बार्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना था। डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोurdonnais की सहायता से मद्रास को जीत लिया। अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से डुप्ले के विरुद्ध सहायता मांगी। हालांकि हस्तक्षेप के बाद भी डुप्ले ने मद्रास घेरा नहीं छोड़ा। प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसी विजय रहे। यह किसी विदेशी सेना की पहली विजय मानी जाती है। इस विजय का मुख्य कारण फ्रांसीसियों का तोपखाना था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति के पश्चात हुई। एक्सला-शैपेल की संधि 1748 से हुआ। इस संधि की शर्तों के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। न तो इस युद्ध से फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ और न ही अंग्रेजों को, परंतु इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर कर दिया और यह स्पष्ट हो गया कि यूरोपीय प्रणाली से प्रशिक्षित और सुव्यवस्थित छोटी सेना भी भारतीय नरेशों की बड़ी सेना को परास्त कर सकती है। फ्रांसीसी सत्ता और शक्ति का प्रभुत्व दक्षिण भारत के राज्यों पर जम गया और भारतीय नरेश अपनी राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने को उत्सुक हो गए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों ने तैयार की। हैदराबाद के संस्थापक एक स्वतंत्र राज्य के रूप में निजामुल मुल्क की 1748 में मृत्यु के बाद उसके पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग में गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति तब बन गई जब मराठों ने 7 वर्ष तक कैद में रखने के बाद चंदा साहब को आज़ाद कर दिया। ऐसे में
अनवरुद्दीन व चंदा साहब के बीच भी गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब व मुजफ्फर जंग का समर्थन किया तो अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन व नासिर जंग का। 1749 में अकबर के युद्ध में 1749 में अंबर के युद्ध में तब अनवरुद्दीन मारा गया तथा उनके छोटे बेटे मुहम्मद अली ने चित्रनापली में शरण ले ली थी। 1750 में हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा गया और मुजफ्फर जंग नवाब बना। उसने प्रसन्न होकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मसूलीपट्टनम व पांडिचेरी का क्षेत्र प्रदान कर दिया और साथ ही डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर बनाया। मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद सलाबतगंज द्वारा फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र मुस्तफ़ानगर, चिरकाल, राजमुंदरी, एल्लोर प्रदान किया गया। धातु है कि इसके पूर्व चंदा साहब ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के कई गांव प्रदान किए थे। डुप्ले ने हैदराबाद में बुशी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी तैनात की। इस तरह दक्षिणी क्षेत्र में फ्रांसीसियों का नियंत्रण और भी प्रभावी हो गया। एक ब्रिटिश क्लर्क के रूप में भारत आए क्लाइव ने कूटनीति का प्रयोग किया और उसने चित्रनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए अर्काट के किले को घेर लिया। इसी समय तंजौर के सेनापति ने धोखे से चंदा साहब की हत्या कर दी और जब चित्रनापल्ली पर फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया हुए अंग्रेजों से परास्त हुए। इसी समय फ्रांसीसी सरकार द्वारा डुप्ले को वापस बुला लिया गया और गोडेहियो को पांडिचेरी का अगला गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। गोडेहियो के प्रयासों से अंग्रेजी कंपनी के साथ 1754 में पांडिचेरी की संधि हुई, जिसके तहत दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हुए। इस संधि के परिणाम स्वरूप दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए। अंग्रेजों के समर्थक मुहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। इस संधि में दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रशा में शुरू हुई सप्तवर्षीय युद्ध का भी विस्तार था। यूरोप में फ्रांस ऑस्ट्रिया को तथा इंग्लैंड प्रशा को समर्थन दे रहे थे, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत में उपस्थित दोनों शक्तियों के संबंधों पर पड़ा। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। 1758 में लाली ने फोर्ट सेंट डेविस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि तंजौर पर अधिकार करने में वह असफल रहा। लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुशी को हैदराबाद से बुला लिया, जो कालांतर में उसकी एक रणनीति भूल साबित हुई। दूसरी तरफ अंग्रेजी नौसेना ने एडमिरल पोकॉक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार मात दी और इसी समय क्लाइव और वाटसन ने चंद्रनगर को अपने अधिकार में ले लिया। 1760 में अंग्रेजी सेना नायक सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवाश का युद्ध 22 जनवरी 1760 हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। अंग्रेजों ने बुशी को कैद कर लिया तथा 1761 में पांडिचेरी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद माहे एवं जिंजी पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत सन 1763 में पेरिस की संधि से हुआ। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की भारत में विजित सारी फैक्ट्रियां लौटा दी, पर अब वे फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वहां सैनिक रख सकते थे। अब फैक्ट्रियां केवल व्यापार केंद्र के रूप में कार्य कर सकती थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध पूर्णतः निर्णायक था, जब अब फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे। पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने भारत में अपने राज्य विस्तार के विचार को छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित किया। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य को डुप्ले द्वारा रखी मजबूत नींव को उखाड़ फेंका। लगभग 20 वर्ष की अवधि तक चलने वाले कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांसीसियों की हार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के आगामी सर्वा अंग्रेजी होंगे। अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण फ्रेंच कंपनी जहां राजकीय संरक्षण और शासकीय सहायता पर निर्भर थी, वहीं ब्रिटिश कंपनी एक गैर सरकारी संस्था थी। वह ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से मुक्त थी।
फ्रेंच कंपनी की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश कंपनी की तुलना में कमजोर थी। ब्रिटिश कंपनी के पास व्यापार करने के लिए मध्य भारत, बंगाल, बम्बई और मद्रास था। वहीं फ्रेंच कंपनी केवल दक्षिण भारत के क्षेत्र तक ही सीमित थी। परिणामतः आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण ही अंग्रेज अपने युद्धों के भार को उठा सके। अंग्रेजों का सैनिक संगठन फ्रांसीसियों की तुलना में श्रेष्ठ था। फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारियों में दूरदर्शिता का अभाव रहा, यथा डुप्ले की वापसी, बोर्डोनो में राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव और लाली की अति आक्रामकता जैसे कारण पतन का कारण बने। बंगाल में चंदन नगर में फ्रांसीसी अधिकारियों ने नवाब सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। इससे बंगाल में अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों में फ्रांसीसी पराजय में आर्थिक, राजनीतिक व सामरिक सभी पक्षों की भूमिका रही। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों के ये सभी पक्ष मजबूत साबित हुए। अंग्रेजों की भारत विजय, अंग्रेजों की भारत विजय, अंग्रेजों की भारत विजय, अंग्रेजों की भारत विजय, अंग्रेजों की भारत विजय। भूमिका: भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से क्रमशः पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी भारत आए। भारत में ये कंपनियां भारत के राजा रजवाड़ों से किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित कर अदा करके व्यवहार हेतु एक अधिकार प्राप्त करती थी। समय के साथ इन व्यापारिक कंपनियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। भारतीय राजाओं की आपसी ईर्ष्या एवं धन लोलुपता का लाभ उठाकर ये व्यापारिक कंपनियां अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने लगी। 18वीं शताब्दी तक एक ओर जहां मुगल शक्ति प्रायः क्षीण हो चुकी थी, वहीं दूसरी ओर अन्य छोटे छोटे राज्यों में भी किसी केंद्रीय शक्ति का अभाव था। परिणामतः इस स्वर्णिम अवसर का अंग्रेजों ने भरपूर लाभ उठाया और अपने साम्राज्य का बीजारोपण किया। प्रारंभ में यूरोपीय कंपनियों पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के बीच व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से एक चतुर्भुजी संघर्ष हुआ। अंततः इस संघर्ष में अंग्रेजों को सफलता मिली। चतुर्भुजी संघर्ष में सफल होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों क्रमशः बंगाल, मैसूर, मराठा एवं सिख आदि को जीतना प्रारंभ किया। 1857 तक अपनी रणनीति और युद्धों से अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। यूरोपीय कंपनियों के बीच संघर्ष, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली व डच कंपनियां जहां व्यापारिक व राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में पहले ही परास्त हो गई, वहीं डेनिश कंपनी 1745 तक अपनी सारी संपत्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर भारत से चली गई। अब ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियां ही भारत में प्रमुख व्यापारिक कंपनियां थीं, जिनके पास पर्याप्त व्यापारिक एकाधिकार थे। अतः दोनों कंपनियों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक संघर्ष होना स्वाभाविक था। इन प्रतिस्पर्धाओं के चलते दोनों कंपनियों के मध्य 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में अंततः अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748। इस युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध की पृष्ठभूमि यूरोप में दोनों शक्तियों फ्रांस एवं ब्रिटेन के मध्य लड़े गए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से ही तैयार हो गई थी। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी थे, जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण एक अंग्रेज अग्राधिकारी कैप्टन बार्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना था। डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डोने की सहायता से मद्रास को जीत लिया। अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से डुप्ले के विरुद्ध सहायता मांगी। हालांकि हस्तक्षेप के बाद भी डुप्ले ने मद्रास घेरा नहीं छोड़ा। प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसी विजयी रहे। यह किसी विदेशी सेना की पहली विजय मानी जाती है। इस विजय का मुख्य कारण फ्रांसीसियों का तोपखाना था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति के पश्चात हुई। एक्स-ला-चैपेल की संधि 1748 से हुआ। इस संधि की शर्तों के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुईबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। न तो इस युद्ध से फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ और न ही अंग्रेजों को, परंतु इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर कर दिया और यह स्पष्ट हो गया कि यूरोपीय प्रणाली से प्रशिक्षित और सुव्यवस्थित छोटी सेना भी भारतीय नरेशों की बड़ी सेना को परास्त कर सकती है। फ्रांसीसी सत्ता और शक्ति का प्रभुत्व दक्षिण भारत के राज्यों पर जम गया और भारतीय नरेश अपनी राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने को उत्सुक हो गए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, 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 द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों ने तैयार की। हैदराबाद के संस्थापक एक स्वतंत्र राज्य के रूप में निजामुल मुल्क की
की 1748 में मृत्यु के बाद उसके पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग में गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। इस कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति तब बन गई जब मराठों ने 7 वर्ष तक कैद में रखने के बाद चंदा साहब को आज़ाद कर दिया। ऐसे में अनवरुद्दीन व चंदा साहब के बीच भी गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति तब बन गई जब मराठों ने 7 वर्ष तक कैद में रखने के बाद चंदा साहब को आज़ाद कर दिया। ऐसे में अनवरुद्दीन व चंदा साहब के बीच भी गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब व मुजफ्फर जंग का समर्थन किया तो अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन व नासिर जंग का। 1749 नवंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया और उनके बेटे मोहम्मद अली ने चित्रनापल्ली में शरण ले ली। 1750 में हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा गया और मुजफ्फर जंग नाम बना। उसने प्रसन्न होकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मसूलीपट्टनम व पांडिचेरी का क्षेत्र प्रदान कर दिया और साथ ही डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर बनाया। 1750 में हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा गया और मुजफ्फर जंग नवाब बना। उसने प्रसन्न होकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मसूलीपट्टनम व पांडिचेरी का क्षेत्र प्रदान कर दिया और साथ ही डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर बनाया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब व मुजफ्फर जंग का समर्थन किया तो अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन व नासिर जंग का। 1749 नवंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया और उनके बेटे मोहम्मद अली ने चित्रनापल्ली में शरण ले ली थी। कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति तब बन गई जब मराठों ने 7 वर्ष तक कैद में रखने के बाद चंदा साहब को आज़ाद कर दिया। ऐसे में अनवरुद्दीन व चंदा साहब के बीच भी गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों ने तैयार की। हैदराबाद के संस्थापक एक स्वतंत्र राज्य के रूप में निजामुल मुल्क की मृत्यु 1748 में मृत्यु के बाद उसके पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग में गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति तब तक बन गई जब मराठों ने 7 वर्ष तक कैद में रखने के बाद चंदा साहब को आज़ाद कर दिया। ऐसे में अनवरुद्दीन व चंदा साहब के बीच भी गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब व मुजफ्फर जंग का समर्थन किया तो अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन व नासिर जंग का। 1749 में अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया और उसके बेटे मोहम्मद अली ने चित्रनापल्ली में शरण ले ली। 1750 में हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा गया और मुजफ्फर जंग नवाब बना। उसने प्रसन्न होकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मसूलीपट्टनम व पांडिचेरी का क्षेत्र प्रदान कर दिया और साथ ही डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर बनाया। मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद सलाबत जंग द्वारा फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र मुस्तफानगर, चित्रकाल, राजमुंदरी, एल्लोर प्रदान किया गया। मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद सलाबतगंज द्वारा फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र मुस्तफानगर, चिरकाल, राजमुंदरी, एल्लोर प्रदान किया गया। धातु है कि इसके पूर्व चंदा साहब ने भी फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के कई गांव प्रदान किए थे। डुप्ले ने हैदराबाद में बुशी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी तैनात की। इस तरह दक्षिणी क्षेत्र में फ्रांसीसियों का नियंत्रण और भी प्रभावी हो गया। डुप्ले ने हैदराबाद में बुशी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी तैनात की। इस तरह दक्षिणी क्षेत्र में फ्रांसीसियों का नियंत्रण और भी प्रभावी हो गया। एक ब्रिटिश क्लर्क के रूप में भारत आए क्लाइव ने कूटनीति का प्रयोग किया और उसने चित्रनापल्ली प्रताप कम करने के लिए अर्काट के किले को घेर लिया। एक ब्रिटिश क्लर्क के रूप में भारत आए क्लाइव ने कूटनीति का प्रयोग किया और उसने चित्रनापल्ली प्रताप कम करने के लिए अर्काट के किले को घेर लिया। इसी समय तंजौर के सेनापति ने धोखे से चंदा साहब की हत्या कर दी और चित्रनापल्ली पर फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया। वे अंग्रेजों से परास्त हुए। इसी समय फ्रांसीसी सरकार द्वारा डुप्ले को वापस बुला लिया गया और गोडेहियो को पांडिचेरी का अगला गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। इसी समय तंजौर के सेनापति ने धोखे से चंदा साहब की हत्या कर दी और जब चित्रनापल्ली पर फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया तो वे अंग्रेजों से परास्त हुए। इसी समय फ्रांसीसी सरकार द्वारा डुप्ले को वापस बुला लिया गया और गोडेहियो को पांडिचेरी का अगला गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। गोडेहियो के प्रयासों से अंग्रेजी कंपनी के साथ 1754 में पांडिचेरी की संधि हुई, जिसके तहत दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हुए। गोडेहियो के प्रयासों से अंग्रेजी कंपनी के साथ 1754 में पांडिचेरी की संधि हुई, जिसके तहत दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हुए। इस संधि के परिणाम स्वरूप दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए। अंग्रेजों के समर्थक मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। इस संधि में दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़े में हस्तक्षेप न करने का वादा किया।
इस संधि के परिणाम से दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गया। अंग्रेजों के समर्थक मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। इस संधि में दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763। तृतीय कर्नाटक 1758 से 1763। तृतीय कर्नाटक 1758 से 1763। तृतीय कर्नाटक 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रशा में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। यूरोप में फ्रांस ऑस्ट्रिया को तथा इंग्लैंड प्रशा को समर्थन दे रहे थे, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत में उपस्थित दोनों शक्तियों के संबंधों पर पड़ा। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रशा में शुरू हुई सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। यूरोप में फ्रांस ऑस्ट्रिया को तथा इंग्लैंड प्रशा को समर्थन दे रहे थे, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत में उपस्थित दोनों शक्तियों के संबंधों पर पड़ा। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। 1758 में लाली ने फोर्ट सेंट डेविस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि तंजौर पर अधिकार करने में वो असफल रहा। लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुशी को हैदराबाद से वापस बुला लिया, जो कालांतर में उसकी एक राजनीतिक भूल साबित हुई। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। 1758 में लाली ने फोर्ट सेंट डेविस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि तंजौर पर अधिकार करने में वह असफल रहा। लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुशी को हैदराबाद से वापस बुला लिया, जो कालांतर में उसकी एक राजनीतिक भूल साबित हुई। दूसरी तरफ अंग्रेजी नौसेना ने एडमिरल पोकॉक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार मात दी और इसी समय क्लाइव और वाटसन ने चंद्रनगर को अपने अधिकार में ले लिया। 1760 में अंग्रेजी सेनानायक सर आयरकुट के नेतृत्व में बॉन्डीवाश का युद्ध 22 जनवरी 1760 हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। अंग्रेजों ने बुशी को कैद कर लिया तथा 1761 में पौंडीचेरी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद माहेवनजिंजी पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध का सन 1763 में पेरिस की संधि से हुआ। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की भारत में विजित सारी फैक्ट्रियाँ लौटा दिया, पर अब वे फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वहाँ सैनिक रख सकते थे। अब फैक्ट्रियाँ केवल व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य कर सकती थीं। तृतीय कर्नाटक युद्ध का सन 1763 में पेरिस की संधि से हुआ। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारत में विजित सारी फैक्ट्रियाँ लौटा दिया, पर अब वे फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वहाँ सैनिक रख सकते थे। अब फैक्ट्रियाँ केवल व्यापार केंद्र के रूप में कार्य कर सकती थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध पूर्णतः निर्णायक था, जब फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र सैन्य शक्ति के रूप में साबित हो चुके थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध पूर्णतः निर्णायक था। अब फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक था अब फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे। पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी ने भारत में अपने राज्य विस्तार के विचार को छोड़ दिया और अपना ध्यान व्यापार पर केंद्रित किया। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के डुप्ले द्वारा रखी गई मजबूत नींव को उखाड़ फेंका। लगभग 20 वर्ष की अवधि तक चलने वाले कर्नाटक युद्धों के बाद फ्रांसीसियों की हार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के आगामी सर्वोच्च अंग्रेजी होंगे। लगभग 20 वर्ष की अवधि तक चलने वाले कर्नाटक युद्धों के बाद फ्रांसीसियों की हार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के आगामी सर्वोच्च अंग्रेजी होंगे। अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण। फ्रेंच कंपनी जहां राजकीय संरक्षण और राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर थी, वहीं ब्रिटिश कंपनी एक गैर सरकारी संस्था थी। वह ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से मुक्त थी। फ्रेंच कंपनी की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश कंपनी की तुलना में कमजोर थी। ब्रिटिश कंपनी के पास व्यापार करने के लिए मध्य भारत, बंगाल, बम्बई और मद्रास था, वहीं फ्रेंच कंपनी केवल दक्षिण भारत के क्षेत्रों तक ही सीमित थी। परिणामतः आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण ही अंग्रेज अपने युद्धों के भार को उठा सके। अंग्रेजों का सैनिक संगठन फ्रांसीसियों की तुलना में श्रेष्ठ था। फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारों में दूरदर्शिता का अभाव रहा यथा डुप्ले की वापसी, दोनों में राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव और लाली की अति आक्रामकता का कारण पतन का कारण बने। बंगाल में चंद्रनगर के फ्रांसीसी अधिकारियों ने नवाब सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। इससे बंगाल में अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों में फ्रांसीसी राज्य में आर्थिक, राजनीतिक व सामरिक सभी पक्षों की भूमिका रही। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों के ये सभी पक्ष मजबूत साबित हुए। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों में फ्रांसीसी राज्य में आर्थिक, राजनीतिक व सामरिक सभी पक्षों की भूमिका रही। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों के ये सभी पक्ष मजबूत साबित हुए।
अंग्रेजों की असफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण। फ्रेंच कंपनी जहां राजकीय संरक्षण और शासकीय सहायता पर निर्भर थी, वहीं ब्रिटिश कंपनी एक गैर सरकारी संस्था थी और ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से मुक्त थी। फ्रेंच कंपनी की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश कंपनी की तुलना में कमजोर थी। ब्रिटिश कंपनी के पास व्यापार करने के लिए मध्य भारत, बंगाल, बम्बई और मद्रास था, वहीं फ्रेंच कंपनी केवल दक्षिण भारत तक के क्षेत्रों तक ही सीमित थी। परिणामतः आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण ही अंग्रेज अपने युद्धों के भार को उठा सके। अंग्रेजों का सैनिक संगठन फ्रांसीसियों की तुलना में श्रेष्ठ था। फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारियों में दूरदर्शिता का अभाव रहा, यथा डुप्ले की वापसी, बोर्डोनो में राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव और लाली की अति आक्रामकता इसके कारण पतन का कारण बनी। बंगाल में चंद्रनगर के फ्रांसीसी अधिकारियों ने नवाब सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया, इससे बंगाल में अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों में फ्रांसीसी पराजय में आर्थिक, राजनीतिक व सामरिक सही पक्ष की भूमिका रही। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों के ये सही पक्ष मजबूत साबित हुए। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रशा में शुरू हुई शतवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। युद्ध में फ्रांस ऑस्ट्रिया को तथा इंग्लैंड प्रशा को समर्थन दे रहे थे। यूरोप में फ्रांस ऑस्ट्रिया को तथा इंग्लैंड प्रशा को समर्थन दे रहे थे, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत में उपस्थित दोनों शक्तियों के संबंधों पर पड़ा। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। 1758 में लाली ने फोर्ट सेंट डेविस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, हालांकि तंजौर पर अधिकार करने में वह असफल रहा। लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुशी को हैदराबाद से बुला लिया, जो कर्नाटक में उसकी एक राजनीतिक भूल साबित हुई। दूसरी तरफ हालांकि तंजौर पर अधिकार करने में वो असफल रहा। लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुशी को हैदराबाद से बुला लिया, जो कालांतर में उसकी एक राजनीतिक भूल साबित हुई। दूसरी तरफ अंग्रेजी नौसेना ने एडमिरल पोकोक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार मात दी और इसी समय क्लाइव और वाटसन ने चंद्रनगर को अपने अधिकार में ले लिया। 1760 में अंग्रेजी सेनानायक सर आयरकुट के नेतृत्व में बाउंड्री वॉश का युद्ध 22 जनवरी 1760 हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। अंग्रेजों ने बुशी को कैद कर लिया तथा 1761 में पांडिचेरी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद वह माहे एवं जिंजी पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत सन 1763 में पेरिस की संधि से हुआ। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की भारत विजित सारी फैक्ट्रियाँ लौटा दिया, पर अब वे फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वहाँ सैनिक रख सकते थे। अब फैक्ट्रियाँ केवल व्यापारी केंद्र के रूप में कार्य कर सकती थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध पूर्णतः निर्णायक था। फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने भारत में अपने राज्य विस्तार के विचार को छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान पैदावार पर केंद्रित किया। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य को डुप्ले द्वारा रखी गई मजबूत नींव को उखाड़ फेंका। लगभग 20 वर्ष की अवधि तक चलने वाले कर्नाटक युद्धों के बाद फ्रांसीसियों की हार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के आगामी सर्वोच्च अंग्रेजी होंगे। द्वितीय कर्नाटक 1749 से 1754, द्वितीय कर्नाटक 1749 से 1754। इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों ने तैयार की। हैदराबाद के संस्थापक एक स्वतंत्र राज्य के रूप में निजामुल मुल्क के 1748 में मृत्यु के बाद उसके पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग में गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति तब बन गई जब मराठों ने 7 वर्ष तक कैद में रखने के बाद चंदर साहब को आज़ाद कर दिया। ऐसे में अनवरुद्दीन व चंदर साहब के बीच भी गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब व मुजफ्फर जंग का समर्थन किया तो अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन व नासिर जंग का। 1749 नवंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा उसके बेटे मोहम्मद अली ने चित्रनापल्ली में शरण ले ली। 1750 में हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा गया और मुजफ्फर जंग नवाब बना। उसने प्रसन्न होकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मसूलीपट्टनम व पांडिचेरी का क्षेत्र प्रदान कर दिया और साथ ही डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर बनाया। मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद सलाबतगंज जंग द्वारा फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र मुस्तफानगर, चिरकाल, राजमुंदरी, एल्लोर प्रदान किया गया। धातु है कि इसके पूर्व चंदा साहब ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के कई गांव प्रदान किए थे। डुप्ले ने हैदराबाद में बुशी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी तैनात की। इस तरह दक्षिणी क्षेत्र में फ्रांसीसियों का नियंत्रण और भी प्रभावी हो गया। एक ब्रिटिश क्लर्क के रूप में भारत का आए क्लाइव ने कूटनीति का प्रयोग किया और उसने चित्रनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए अर्काट के किले को घेर लिया। एक ब्रिटिश क्लर्क के रूप में भारत आए क्लाइव ने कूटनीति का प्रयोग किया और उसने चित्रनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए अर्काट के किले को घेर लिया। इसी समय तंजौर के सेनापति ने धोखे से चंदा साहब की हत्या
कर दी और जब तिरुचिरापल्ली पर फ्रांसीसी ने आक्रमण किया तो वे अंग्रेजों से परास्त हुए। इसी समय फ्रांसीसी सरकार द्वारा डुप्ले को बुला लिया गया और गोडेहियो को पांडिचेरी का अगला गवर्नर बनाकर भेजा गया। गोडेहियो के प्रयासों से अंग्रेजी कंपनी के साथ 1754 में पांडिचेरी की संधि हुई, जिसके तहत दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सम्मत हुए। इस संधि के परिणामस्वरूप दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए। अंग्रेजों के समर्थक मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। इस संधि में दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। गोडेहियो के प्रयासों से अंग्रेज कंपनी के साथ 1754 में गोडेहियो के प्रयासों से अंग्रेजी कंपनी के साथ 1754 में पांडिचेरी की संधि हुई, जिसके तहत दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सम्मत हुए। इस संधि के परिणाम से दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए। अंग्रेजों के समर्थक मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। इस संधि में दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़े में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। प्रथम कर्नाटक 1746-1747 युद्ध को सेंट टॉमे का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध की पृष्ठभूमि यूरोप में दोनों शक्तियों फ्रांस एवं ब्रिटेन के मध्य लड़े गए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से ही तैयार हो गए। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी थे, जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बॉर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना था। डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डोनो की सहायता से फ्रांस को जीत लिया। अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से डुप्ले के विरुद्ध सहायता मांगी, हालांकि हस्तक्षेप के बाद भी डुप्ले ने मद्रास नहीं छोड़ा। प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसी विजयी रहे। यह किसी विदेशी सेना की पहली विजय मानी जाती है और इस विजय का मुख्य कारण फ्रांसीसियों का तोपखाना था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का 1747 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति के पश्चात हुई। एक्स-ला-चैपल की संधि 1748 से हुआ। इस संधि की शर्तों के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लूईबर्ग फ्रांसीसी को वापस मिल गया। इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। न तो इस युद्ध से फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ और न ही अंग्रेजों को, परंतु इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरी को उजागर कर दिया और यह स्पष्ट है कि यूरोपीय प्रणाली से सुशिक्षित और सुव्यवस्थित छोटी सेना भी भारतीय नरेशों की बड़ी सेना को परास्त कर सकती है। फ्रांसीसी शक्ति का प्रभुत्व दक्षिण भारत के राज्यों पर जम गया और भारतीय नरेश अपनी राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने को उत्सुक हो गए। भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से क्रमशः पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी भारत आए। प्रारंभ में ये कंपनी भारत के राजा रजवाड़ों से किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित कर अदा करके व्यापार हेतु एक अधिकार प्राप्त करती थी। इस समय के साथ इन व्यापारिक कंपनियों की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। भारतीय राजाओं की आपसी इच्छा एवं धन्य लोलुपता का लाभ उठाकर ये व्यापारिक कंपनी अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने लगी। 18वीं शताब्दी तक एक और जहां मुगल शक्ति प्राय छिन्न हो चुकी थी, वहीं दूसरी ओर अन्य छोटे छोटे राज्यों में भारतीय राजाओं की आपसी इच्छा एवं धन लोलुपता का लाभ उठाकर एक व्यापारिक कंपनी अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने लगी। 18वीं शताब्दी तक एक और जहां मुगल शक्ति प्राय छिन्न हो चुकी थी, वहीं दूसरी ओर अन्य छोटे छोटे राज्यों में भी किसी केंद्रीय शक्ति का अभाव था। परिणामतः इस स्वर्णिम अवसर का अंग्रेजों ने भरपूर लाभ उठाया और अपने साम्राज्य का बीजारोपण किया। प्रारंभ में यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के बीच व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से एक चतुर्भुजी संघर्ष हुआ। अंततः इस संघर्ष में अंग्रेजों को सफलता मिली। चतुर्भुजी संघर्ष में सफल होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों क्रमशः बंगाल, मैसूर, मराठा एवं सिख आदि को जीतना प्रारंभ किया। 1857 तक अपनी रणनीति और युद्धों से अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से क्रमशः पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी भारत आए। प्रारंभ में ये कंपनी भारत के राजा रजवाड़ों से किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित कर अदा करके व्यापार हेतु एक अधिकार प्राप्त करती थी। समय के साथ इन व्यापारिक कंपनियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। भारतीय राजा की आपसी इच्छा एवं धन लोलुपता का लाभ उठाकर ये व्यापारिक कंपनी अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने लगी। 18वीं शताब्दी तक एक और जहां मुगल शक्ति प्राय छिन्न हो चुकी थी, वहीं दूसरी ओर अन्य छोटे छोटे राज्यों में भी किसी केंद्रीय शक्ति का अभाव था। परिणामतः इस स्वर्णिम अवसर का अंग्रेजों ने भरपूर लाभ उठाया और अपने साम्राज्य का बीजारोपण किया। प्रारंभ में यूरोपीय कंपनियों पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के बीच व्यापारिक एक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से एक चतुर्भुजी संघर्ष हुआ। अंततः इस संघर्ष में अंग्रेजों को सफलता मिली। चतुर्भुजी संघर्ष में सफल होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों क्रमशः बंगाल, मैसूर, मराठा एवं सिख आदि
को जीतना प्रारंभ किया। 1857 तक अपनी राजनीति और युद्धों से अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। भूमि का भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से क्रमशः पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी भारत आए। प्रारंभ में ये कंपनियां भारत के राजा रजवाड़ों से किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित कर अदा करके व्यापार हेतु एकाधिकार प्राप्त करती थी। समय के साथ इन व्यापारिक कंपनियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। भारतीय राजाओं की आपसी ईर्ष्या एवं धन लोलुपता का लाभ उठाकर ये व्यापारिक कंपनियां अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने लगी। 18वीं शताब्दी तक एक और जहां मुगल शक्ति प्राय क्षीण हो चुकी थी, वहीं दूसरी ओर अन्य छोटे छोटे राज्यों में किसी केंद्रीय शक्ति का अभाव था। परिणामतः इस स्वर्णिम अवसर का अंग्रेजों ने भरपूर लाभ उठाया और अपने साम्राज्य का बीजारोपण किया। प्रारंभ में यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के बीच व्यापारिक एक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से एक शत्रुभुजी संघर्ष हुआ। अंततः इस संघर्ष में अंग्रेजों को सफलता मिली। शत्रुभुजी संघर्ष में सफल होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों क्रमशः बंगाल, मैसूर, मराठा एवं सिख आदि को जीतना प्रारंभ किया। 1857 तक अपनी रणनीति और युद्धों से अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण। फ्रेंच कंपनी अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण। फ्रेंच कंपनी जहाँ राजकीय संरक्षण और शासकीय सहायता पर निर्भर थी, वहीं ब्रिटिश कंपनी एक गैर सरकारी संस्था थी और ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से मुक्त थी। फ्रेंच कंपनी की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश कंपनी की तुलना में कमजोर थी। ब्रिटिश कंपनी के पास व्यापार करने के लिए मध्य भारत, बंगाल, बम्बई और मद्रास था, वहीं फ्रेंच कंपनी की केवल दक्षिण भारत के क्षेत्र तक ही सीमित थी। परिणामतः आर्थिक स्थिति मौजूद होने के कारण ही अंग्रेज अपने युद्धों के भार को उठा सके। अंग्रेजों का सैनिक संगठन फ्रांसीसियों की तुलना में श्रेष्ठ था। फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारियों में दूरदर्शिता का अभाव रहा तथा डुप्ले की वापसी, बोर्डोनो में राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव और लाली की अति आक्रामकता जैसे कारण पतन का कारण बने। बंगाल में चंद्रनगर के फ्रांसीसी अधिकारियों ने नवाब सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। इससे बंगाल में अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अंग्लो फ्रांसीसी युद्धों में फ्रांसीसी राज्य में आर्थिक, राजनीतिक व सामरिक सभी पक्षों की भूमिका रही। फ्रांसीसियों के तुलना में अंग्रेजों के ये सभी पक्ष मजबूत साबित हुए। अंग्रेजों की भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से क्रमशः पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी भारत आए। प्रारंभ में ये कंपनी भारत के राजा रजवाड़ों से किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित कर अदा करके व्यवहार हेतु एक अधिकार प्राप्त करती थी। समय के साथ इन व्यापारिक कंपनियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। भारतीय राजाओं की आपसी ईर्ष्या एवं धन लोलुपता का लाभ उठाकर ये व्यापारिक कंपनियां अपना एक अधिकार क्षेत्र बढ़ाने लगी। 18वीं शताब्दी तक एक और जहां मुगल शक्ति प्राय क्षीण हो चुकी थी, वहीं दूसरी ओर अन्य छोटे छोटे राज्यों में भी किसी केंद्रीय शक्ति का अभाव था। परिणामतः इस स्वर्णिम अवसर का अंग्रेजों ने भरपूर लाभ उठाया और अपने साम्राज्य का बीजारोपण किया। प्रारंभ में यूरोपीय कंपनियों पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के बीच व्यापारिक एक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से एक चतुर्भुजी संघर्ष हुआ। अंततः इस संघर्ष में अंग्रेजों को सफलता मिली। चतुर्भुजी संघर्ष में सफल होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों क्रमशः बंगाल, मैसूर, मराठा एवं सिख आदि को जीतना प्रारंभ किया। 1857 तक अपनी राजनीति और युद्धों से अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। यूरोपीय कंपनियों के बीच संघर्ष। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली व डच कंपनियां जहां व्यापारिक व राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में पहले ही परास्त हो गई, वहीं डेनिश कंपनी 1745 तक अपनी सारी संपत्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर भारत से चली गई। अब ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी भारत में प्रमुख व्यापारिक कंपनियां थी जिसके पास पर्याप्त व्यापारिक एकाधिकार था। अतः दोनों कंपनियों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक संघर्ष होना स्वाभाविक था। इन प्रतिस्पर्धाओं के चलते दोनों कंपनियों के मध्य 3 युद्ध हुए जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में अंततः अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 इस युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध की पृष्ठभूमि यूरोप में दोनों शक्तियों फ्रांस एवं ब्रिटेन के मध्य लड़े गए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से ही तैयार हो गई थी। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी थे, जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बार्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लेना था। डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डोने की सहायता से मद्रास को जीत लिया। अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से डुप्ले के विरुद्ध सहायता मांगी। हालांकि हस्तक्षेप के बाद भी डुप्ले ने मद्रास घेरा नहीं छोड़ा। प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसी विजयी रहे। यह किसी विदेशी सेना की पहली विजय मानी जाती है। इस विजय का मुख्य कारण फ्रांसीसियों का तोपखाना था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति के पश्चात हुई। एक्स-ला-शैपेल की संधि 1748 से हुआ। इस संधि की
संधि की शर्तों के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। न तो इस युद्ध से फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ और न ही अंग्रेजों को, परंतु इस युद्ध ने प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। न तो इस युद्ध से फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ और न ही अंग्रेजों को, परंतु इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर कर दिया और यह स्पष्ट हुआ कि यूरोपीय प्रणाली से प्रशिक्षित और सुव्यवस्थित छोटी सेना भी भारतीय नरेशों की बड़ी सेना को परास्त कर सकती है। फ्रांसीसी सत्ता और शक्ति का प्रभुत्व दक्षिण भारतीय राज्यों पर जम गया और भारतीय नरेश अपनी राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने को उचित हो गए। द्वितीय कर्नाटक 1749 से 1754 इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों ने तैयार की। हैदराबाद के संस्थापक स्वतंत्र राज्य के रूप में निजाम-उल-मुल्क की 1748 में मृत्यु के बाद उसके पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग में गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति तब बन गई जब मराठों ने 7 वर्ष तक कैद में रखने के बाद चंदा साहब को आज़ाद कर दिया। ऐसे में अनवरुद्दीन व चंदा साहब के बीच भी गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब व मुजफ्फर जंग का समर्थन किया तो अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन व नासिर जंग का। 1749 नवंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा उसके बेटे मोहम्मद अली ने चित्रनापल्ली में शरण ले ली। 1750 में हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा गया और मुजफ्फर जंग नवाब बना। उसने प्रसन्न होकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मछलीपट्टनम व पांडिचेरी का क्षेत्र प्रदान कर दिया और साथ ही डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर बनाया। इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों ने तैयार की। हैदराबाद के संस्थापक एक स्वतंत्र राज्य के रूप में निजाम-उल-मुल्क की 1747 में मृत्यु के बाद उसके पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग में गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति तब बन गई जब मराठों ने 7 वर्ष तक कैद में रखने के बाद चंदा साहब को आज़ाद कर दिया। ऐसे में अनवरुद्दीन व चंदा साहब के बीच भी गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब व मुजफ्फर जंग का समर्थन किया तो अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन व नासिर जंग का। 1749 नवंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा उसके बेटे मोहम्मद अली ने चित्रनापल्ली में शरण ले ली। 1750 में हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा गया और मुजफ्फर जंग नवाब बना। उसने प्रसन्न होकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मछलीपट्टनम व पांडिचेरी का क्षेत्र प्रदान कर दिया और साथ ही डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर बनाया। इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थिति ने तैयार की। हैदराबाद के संस्थापक एक स्वतंत्र राज्य के रूप में निजाम-उल-मुल्क की 1748 में मृत्यु के बाद उसके पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग में गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति तब बन गई जब मराठों ने 7 वर्ष तक कैद में रखने के बाद चंदा साहब को आज़ाद कर दिया। ऐसे में अनवरुद्दीन व चंदा साहब के बीच में गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब व मुजफ्फर जंग का समर्थन किया तो अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन व नासिर जंग का। 1749 नवंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा उसके बेटे मोहम्मद अली ने चित्रनापल्ली में शरण ले ली। 1750 में हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा गया और मुजफ्फर जंग नवाब बना। उसने प्रसन्न होकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मछलीपट्टनम और पांडिचेरी का क्षेत्र प्रदान कर दिया और साथ ही डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर बनाया। मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद सलाबत जंग द्वारा फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र मुस्तफानगर, चिरकाल, राजमुंदरी, एल्लोर प्रदान किया गया। धातु है कि इसके पूर्व चंदा साहब ने भी फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के कई गांव प्रदान किए थे। डुप्ले ने हैदराबाद में बुशी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी तैनात की। इस तरह दक्षिण भारत क्षेत्र में फ्रांसीसियों का नियंत्रण और प्रभावी हो गया। एक ब्रिटिश क्लर्क के रूप में भारत आए क्लाइव ने कूटनीति का प्रयोग किया और उसने चित्रनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए गनारघाट के किले को घेर लिया। इसी समय तंजौर के सेनापति ने धोखे से चंदा साहब की हत्या कर दी और चित्रनापल्ली पर फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया हुए अंग्रेजों से परास्त हुए। इसी समय फ्रांसीसी सरकार द्वारा डुप्ले को वापस बुला लिया गया और गोडेहियो को पांडिचेरी का अगला गवर्नर बना कर भारत भेजा गया। गोडेहियो के प्रयासों से अंग्रेजी कंपनी के साथ 1754 में पांडिचेरी की संधि हुई, जिसके तहत दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हुए। इस संधि के परिणाम स्वरूप दोनों कंपनियों को पांडिचेरी की संधि हुई, जिसके तहत दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हुए। इस संधि के परिणाम स्वरूप दोनों कंपनियों को अपने क्षेत्र वापस मिल गए। अंग्रेजों के समर्थक मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। इस संधि में दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों की जागृति में हस्तक्षेप करने का वादा किया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763।
तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रशा में शुरू हुई शतवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। यूरोप में फ्रांस ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड प्रशा को समर्थन दे रहे थे, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत में उपस्थित दोनों पक्ष शक्तियों के संबंधों पर पड़ा। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। 1758 में लाली ने फोर्ट सेंट डेविस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, हालांकि तंजौर पर अधिकार करने में वह असफल रहा। लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुशी को हैदराबाद से बुला लिया, जो कालांतर में उसकी एक राजनीतिक भूल साबित हुई। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रशा में शुरू हुई शतवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। यूरोप में फ्रांस ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड प्रशा को समर्थन दे रहे थे, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत में उपस्थित दोनों शक्तियों के संबंधों पर पड़ा। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक व एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। 1758 में लाली ने फोर्ट सेंट डेविस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, हालांकि तंजौर पर अधिकार करने में वह असफल रहा। लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुशी को हैदराबाद से बुला लिया, जो कालांतर में उसकी एक राजनीतिक भूल साबित हुई। दूसरी तरफ अंग्रेजी नौसेना ने एडमिरल पोकॉक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार मात दी और इसी समय क्लाइव और पर्सन ने चंद्रनगर को अपने अधिकार में ले लिया। 1760 में अंग्रेजी सेनानायक सर आयरकोट के नेतृत्व में बंदोबस्त का युद्ध 22 दिसंबर 1760 हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। अंग्रेजों ने बुशी को कैद कर लिया तथा 1761 में पांडिचेरी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद माहे एवं जिंजी पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत 1763 में पेरिस की संधि से हुआ। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसी की भारत में विजय सारी फैक्ट्रियाँ लौटा दिया हुए। फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वहाँ सैनिक रख सकते थे या फैक्ट्रियाँ केवल व्यापार केंद्र के रूप में कार्य कर सकते थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध पूर्णतः निर्णायक था और फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध पूर्णतः निर्णायक था, फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे। पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी ने भारत में अपने राज्य विस्तार के विचार को छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित किया। पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी ने भारत में अपने राज्य विस्तार के विचार को छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित किया। पेरिस की संधि में भारत ने फ्रांसीसी साम्राज्य की दुपड़े द्वारा रखी गई मजबूत नींव को उखाड़ फेंका। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की दुपले द्वारा रखी गई मजबूत नींव को उखाड़ फेंका। लगभग 20 वर्ष की अवधि तक चलने वाले कर्नाटक युद्धों के बाद फ्रांसीसियों की हार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की आगामी सर्वोच्च अंग्रेजी होंगी। लगभग 20 वर्ष की अवधि तक चलने वाले कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांसीसियों की हार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत की आगामी सर्वोच्च अंग्रेजी होंगे। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763। तृतीय कर्नाटक 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 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रशा में शुरू शतवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। यूरोप में फ्रांस ऑस्ट्रिया को तथा इंग्लैंड प्रशा को समर्थन दे रहे थे, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत में उपस्थित दोनों शक्तियों के संबंधों पर पड़ा। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। 1758 में लाली ने फोर्ट सेंट डेविस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, हालांकि तंजौर पर अधिकार करने में वह असफल रहा। लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुशी को हैदराबाद से वापस बुला लिया, जो कालांतर में उसकी एक रणनीतिक भूल साबित हुई। तृतीय कर्नाटक 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रशा युद्ध में शुरू हुए शतवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रशा में शुरू हुई शतवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। यूरोप में फ्रांस ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड प्रशा को समर्थन दे रहे थे, जिसका प्रभाव भारत में उपस्थित दोनों शक्तियों के संबंधों पर पड़ा। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। 1857 में लाली ने फोर्ट सेंट डेविस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, हालांकि तंजौर में अधिकार करने में वह असफल रहा। लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुशी को हैदराबाद से वापस बुला लिया, जो कालांतर में उसकी रणनीतिक भूल साबित हुई। दूसरी तरफ अंग्रेजी नौसेना ने एडमिरल
पॉके के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार मात दी और इसी समय क्लाइव और वॉटसन ने चंदननगर को अपने अधिकार में ले लिया। 1760 में अंग्रेजी सेनानायक सर आयरकूट के नेतृत्व में बॉन्डिवाश का युद्ध 22 जनवरी 1760 हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। अंग्रेजों ने बुशी को कैद कर लिया था। 1761 में पांडिचेरी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद माहे पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। (1760 में अंग्रेजी सेनानायक आयरकूट के नेतृत्व में बॉन्डिवाश का युद्ध 22 जनवरी 1760 हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। अंग्रेजों ने बुशी को कैद कर लिया था। 1761 में पांडिचेरी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद माहे पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। 1760 में अंग्रेजी सेनानायक आयरकूट के नेतृत्व में बॉन्डिवाश का युद्ध 22 जनवरी 1760 हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। अंग्रेजों ने बुशी को कैद कर लिया था। 1761 में पांडिचेरी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद माहे पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत 1763 में पेरिस की संधि से हुआ। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसी की भारत में विभाजित सारी फैक्ट्रियाँ लौटा दी। अब वे फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वहाँ सैनिक रख सकते थे। अब फैक्ट्रियाँ केवल व्यापार केंद्र के रूप में कार्य कर सकती थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध पूर्णतः निर्णायक था। फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध पूर्णतः निर्णायक था। फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे। पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी ने भारत में अपने राज्य विस्तार के विचार को छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित किया। पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी ने भारत में अपने राज्य विस्तार के विचार को छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित किया। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य को एक टुकड़े द्वारा रखी गई मजबूत नींव को उखाड़ फेंका। लगभग 20 वर्ष की अवधि तक चलने वाले कर्नाटक युद्धों के बाद फ्रांसीसियों की हार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के आगामी सर्वसर्वा अंग्रेजी होंगे। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारक फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डिडाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाना था। 1798 में लाली ने फोर्ट सेंट डेविस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि तंजौर में अधिकार करने में वह असफल रहा। लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुशी को हैदराबाद से वापस बुला लिया, जो कालांतर में उसकी राजनीतिक भूल साबित हुई। दूसरी तरफ अंग्रेजी नौसेना ने एडमिरल पोकॉक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार मात दी और इसी समय क्लाइव और वॉटसन ने चंदननगर को अपने अधिकार में ले लिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रशा में शुरू हुई शतवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। यूरोप में फ्रांस, ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड प्रशा को समर्थन दे रहे थे, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत में उपस्थित दोनों शक्तियों के संबंधों पर पड़ा। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डिडाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकार को प्रदान किया जाना था। 1758 में लाली ने फोर्ट सेंट डेविस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि तंजौर में अधिकार करने में वह असफल रहा। लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुशी को हैदराबाद से बुलाया लिया, जो कालांतर में उसकी एक रणनीतिक भूल साबित हुई। दूसरी तरफ अंग्रेजी नौसेना ने एडमिरल पोकॉक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार मार दिया और उसी समय क्लाइव और वॉटसन ने चंदननगर को अपने अधिकार में ले लिया। 1760 में अंग्रेजी सेनानायक सर आयरकूट के नेतृत्व में बॉन्डिवाश का युद्ध 22 जनवरी 1760 हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। अंग्रेजों ने बुशी को कैद कर लिया था। 1761 में पांडिचेरी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद माहे पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। 1760 में अंग्रेजी सेनानायक सर आयरकूट के नेतृत्व में बॉन्डिवाश का युद्ध 22 जनवरी 1760 हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। अंग्रेजों ने बुशी को कैद कर लिया था। 1761 में पांडिचेरी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद माहे पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध का 1763 में पेरिस की संधि से हुआ। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की भारत में भी सारी फैक्ट्रियाँ लौटा दी। अब वे फ्रांस से अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वहाँ सैनिक रख सकते थे। फैक्ट्रियाँ केवल व्यापार केंद्र के रूप में कार्य कर सकती थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध पूर्णतः निर्णायक था। भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे। पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने भारत में अपने राज्य विस्तार के विचार को छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित किया। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के टुकड़े द्वारा रखी गई मजबूत नींव को उखाड़ फेंका। लगभग 20 वर्ष की अवधि तक चलने वाले कर्नाटक युद्धों के बाद फ्रांसीसियों की हार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के आगामी सर्वसर्वा अंग्रेजी होंगे। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रशा में शुरू हुई शतवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। यूरोप में फ्रांस, ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड प्रशा को समर्थन दे रहे थे, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत में उपस्थित दोनों शक्तियों के संबंधों पर पड़ा।
तृतीय कर्नाटक 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच पर्शिया में शुरू हुई तो वर्षों युद्ध का ही विस्तार था। यूरोप में फ्रांस ऑस्ट्रिया को तथा इंग्लैंड पर्शिया को समर्थन दे रहे थे, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत और रूसी दोनों शक्ति के संबंधों पर पड़ा। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण फ्रांस की सरकार द्वारा फ्रांस की दिवाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाना था। 1798 लाली ने पोर्ट सेंट लुइस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि तंजौर में अधिकार करने में वो असफल रहा। लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुशी को हैदराबाद से वापस बुला लिया, जो कालांतर में उसकी एक रणनीतिक भूल साबित हुई। दूसरी तरफ अंग्रेजी नौसेना ने एडमिरल पोकॉक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार मात दी और इसी समय क्लाइव और वॉटसन ने चंद्रनगर को अपने अधिकार में ले लिया। 1760 में अंग्रेजी सेनानायक सर आर्कवुड के नेतृत्व में बॉन्डिवाश का युद्ध 22 जनवरी 1760 हुआ। 1760 में अंग्रेजी सेनानायक सर आर्कवुड के नेतृत्व में बॉन्डिवाश का युद्ध 22 जनवरी 1760 हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। अंग्रेजों ने बुशी को कैद कर लिया तथा 1760 में पांडिचेरी पर बने नियंत्रण स्थापित करने के बाद माहे एवं उज्जैनी पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अवसान 1763 में पेरिस की संधि से हुआ। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारत में सारी फैक्ट्रियां लौटा दिया, पर अब वो फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वहाँ सैनिक रख सकते थे। अब फैक्ट्रिया केवल व्यापार केंद्र के रूप में कार्य कर सकते थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध पूर्णतः निर्णायक था और फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे। पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी ने भारत में अपने राज्य विस्तार के विचार को छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित किया। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की डिग्री द्वारा रखी गई मौजूद नींव को उखाड़ फेंका। दूसरी तरफ नौसेना ने एडमिरल पोकॉक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़ों को 3 बार मात दी। दूसरी तरफ अंग्रेजी नौसेना ने एडमिरल पोकॉक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़ों को 3 बार मात दी और इसी समय क्लाइव और वॉटसन ने चंद्रनगर को अपने अधिकार में ले लिया। दूसरी तरफ अंग्रेजी नौसेना ने एडमिरल पोकॉक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़ों को 3 बार मात दी और इसी समय क्लाइव और वॉटसन ने चंदननगर को अपने अधिकार में ले लिया। 1760 में अंग्रेजी सेनानायक सर आर्कवुड के नेतृत्व में बॉन्डिवाश का युद्ध 22 जनवरी 1760 हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। अंग्रेजों ने बुशी को कैद कर लिया तथा 1761 में पांडिचेरी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद माहे एवं उज्जैनी पर भी उन्हें कब्जा कर लिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत सन 1763 में पेरिस की संधि से हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत 1763 में पेरिस की संधि से हुआ। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की भारत में भेजी सारी फैक्ट्रियां लौटा दी, पर अब फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वहाँ सैनिक रख सकते थे। अब फैक्ट्री केवल व्यापार केंद्र के रूप में कार्य कर सकती थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध पूर्णतः निर्णायक था। फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे। पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी ने भारत में अपने राज्य विस्तार के विचार को छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित किया। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी राज साम्राज्य के टुकड़े द्वारा की गई मजबूरी को उखाड़ फेंका। लगभग 20 वर्ष अवधि तक चलने वाले कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांसीसियों की हार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत के आगामी सर्वोच्च अंग्रेजी होंगे। तृतीय कर्नाटक 1758 से 1763। तृतीय कर्नाटक 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच पर्शिया में शुरू हुई शतवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। युद्ध में यूरोप में फ्रांस ऑस्ट्रिया को तथा इंग्लैंड पर्शिया को समर्थन दे रहे थे, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत और रूसी दोनों शक्ति के संबंधों पर पड़ा। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट जिलाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। 1798 में लाली ने पोर्ट सेंट लुइस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि तंजौर में अधिकार करने में वो असफल रहा। लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुशी को हैदराबाद से वापस बुला लिया, जो कालांतर में उसकी एक रणनीतिक भूल साबित हुई। दूसरी तरफ अंग्रेजी नौसेना ने एडमिरल पोकॉक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार मात दी और इसी समय क्लाइव और वॉटसन ने चंद्रनगर को अपने अधिकार में ले लिया। 1760 में अंग्रेजी सेनानायक सर आर्कवुड के नेतृत्व में बॉन्डिवाश का युद्ध 22 जनवरी 1760 हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। अंग्रेजों ने बुशी को कैद कर लिया था। 1761 में पांडिचेरी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद माहे एवं उज्जैनी पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध का सन 1763 में पेरिस की संधि से हुआ। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसी की भारत पर भेजी सारी फैक्ट्रियां लौटा दी, पर अब वो फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वहाँ सैनिक रख सकते थे। और फैक्ट्रियां केवल व्यापार केंद्र के रूप में कार्य कर सकती थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत सन तृतीय कर्नाटक युद्ध का तृतीय कर्नाटक युद्ध का
तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत 1763 में पेरिस की संधि से हुआ। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की भारत में विजित सारी फैक्ट्रियाँ लौटा दी, पर अब वे फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वहाँ सैनिक रख सकते थे। अब फैक्ट्रियाँ केवल व्यापार केंद्र के रूप में कार्य कर सकती थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध पूर्णतः निर्णायक था। अब फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे। पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने भारत में अपने राज्य विस्तार के विचार को छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित किया। पेरिस की संधि ने भारत ने फ्रांसीसी साम्राज्य की डुप्ले द्वारा रखी मौजूद को उखाड़ फेंका। लगभग 20 वर्ष की अवधि तक चलने वाली कर्नाटक युद्धों के बाद फ्रांसीसियों की हार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के आगामी सर्वसर्वा अंग्रेजी होंगे। अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण फ्रेंच कंपनी जहां राजकीय संरक्षण और राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर थी, वहीं ब्रिटिश कंपनी एक गैर सरकारी संस्था थी। वह ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से मुक्त थी। फ्रेंच कंपनी की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश कंपनी की तुलना में कमजोर थी। ब्रिटिश कंपनी के पास व्यापार करने के लिए मध्य भारत, बंगाल, बम्बई और मद्रास था, वहीं फ्रेंच कंपनी केवल दक्षिण भारत के क्षेत्रों तक ही सीमित थी। परिणाम था आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण ही अंग्रेज अपने युद्धों के भार को उठा सके। अंग्रेजों का सैनिक संगठन फ्रांसीसियों की तुलना में श्रेष्ठ था। फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारियों में दूरदर्शिता का अभाव था। यथा डुप्ले की वापसी, बोडोनो में राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव और लाली की अति आक्रामकता जैसे पतन का कारण बने। बंगाल में चंद्रनगर में फ्रांसीसी अधिकारियों ने नवाब सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। इसमें बंगाल में अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थापित कर जिससे अपना इसमें बंगाल में अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। फ्रांसीसी कंपनियों के अधिकारियों में दूरदर्शिता का अभाव रहा। यथा डुप्ले की वापसी, बोडोनो में राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव और लाली की अति आक्रामकता जैसे महत्व का कारण बने। बंगाल में चंद्रनगर के फ्रांसीसी अधिकारियों ने नवाब सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। इससे बंगाल में अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थापित कर सके जिससे बंगाल में चंद्रनगर के फ्रांसीसी अधिकारियों ने नवाब सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। इससे बंगाल में अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों में फ्रांसीसी राज्य में आर्थिक, राजनीतिक व सामरिक सभी पक्षों की भूमिका रही। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों के ये सभी पक्ष मजबूत साबित हुए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।